स्वागत करते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में। एक थ्योरी क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन रहेगा। और इस वीडियो में अब इस लेसन के बारे में एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत जो भूगोल के सिद्धांत जो है उसमें भूगोल सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन इससे मिल ही जाते हैं। तो हम लोग इसका देखेंगे कि महासागरों का उत्पादन कैसे उत्पादन हुआ है, कहाँ से इनका महाद्वीपों का वितरण हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक करते हुए और कमेंट करते हुए चलें। और हम लोग बने रहेंगे डेली की तरह, और आज भी एक नए वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें ज्वालामुखी भूकंप से संबंधित सारी चीज़ें बताई थी। तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी की 29% भाग पर जो है वो महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। यानी अगर जल की बात की जाए तो 71% जो है वो जल पाया जाता है और 29% जो है स्थल पाया जाता है। महाद्वीपों और महासागरों की अब स्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है हमेशा ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रही है। अगर ऐसा है तो प्रश्न एक, पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। और इसी तो बने रहिए आप। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करते चलिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा भी है आप कमेंट करिए, अच्छा या बुरा। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में, और पहला पॉइंट को देखते हैं, महाद्वीपीय प्रवाह। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें कि इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। यानी अगर इसके दोनों तरफ की तटरेखा अगर देखें तो ये कैसी है, आश्चर्यजनक सममिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। यानी जैसे महाद्वीपों की अगर बात करें, इसमें अटलांटिक महासागर की दोनों तरफ की तटरेखा को आश्चर्यजनक समिति में समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिक क्या किया कि दक्षिण व उत्तरी अमेरिका, यानी दक्षिणी या उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के साथ एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास की ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस, क्या है, अब्राहम ऑर्टेलियस जो है, ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। यानी अगर विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि 1556 में एक डच खगोलवेत्ता थे या मानचित्रवेत्ता थे डच के, तो उन्होंने एक अब्राहम, जिनका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस, ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। उसके बाद बात करें, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया था। जर्मन मौसमविद जो थे वो अल्फ्रेड वेगनर, यानी जर्मन के थे अल्फ्रेड वेगनर, ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने। यह सिद्धांत महाद्वीपी एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप जो है एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को किस नाम से दिया, नाम पेंजिया के नाम से दिया। किस नाम से, यानी जो बड़ा महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया का नाम दिया। और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का अर्थ क्या होता है,
संपूर्ण पृथ्वी विशाल महासागर को पैंथालासा कहा जा था। यानी जो जर्मन भूगोलविद्ता थे जिनका नाम था जो अल्फ्रेड वैगनर थे, उन वैगनर ने यानी अगर पूरे महाद्वीप की बात की जाए तो महाद्वीप की यानी पूरे महाद्वीप को उन्होंने किस नाम से बोला? एक पैंजिया के नाम से बोला। यानी पूरे स्थलखंड के महाद्वीप को क्या बोला? पैंजिया। और पूरे महासागर को क्या बोला? पैंथालासा के नाम से। इसका अर्थ है जल ही जल। वैगनर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप यानी बड़े महाद्वीप कौन सा? पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था। लगभग कितने? 20 करोड़ वर्ष पहले। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों में लारेशिया और गोंडवाना लैंड, यानी जो पहले पैंजिया महाद्वीप था वो पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। नहीं, पहले जो पैंजिया था उसके दो भाग हुए। कौन सा? एक तो हुआ लारेशिया, दूसरा हुआ गोंडवाना लैंड, जो कि उत्तरी और दक्षिणी क्रमशः अगर देखें तो जो पिंडो लारेशिया था वो उत्तरी था और गोंडवाना लैंड जो था वो दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इन्होंने जो इस प्रकार होंगे, देखते हैं सबसे पहले महाद्वीपों में साम्य, यानी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है वो देखते हैं। यानी वास्तविकता महाद्वीपीय पक्ष जो विस्थापन हुआ क्या वो सही है या नहीं, ये प्रमाण हमें देखने को मिले। सबसे पहले देखते हैं दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की आमने सामने की जो तटरेखाएं हैं वो अद्भुत व त्रुटिरहित साम्य दिखती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में एक वुल्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था और तटों का यह साम बिल्कुल सही सिद्ध हुआ था। साम बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। यानी साम बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम, यानी जो समुद्री नाप होती है वो फैदम में की जाती है, तो 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों को पार चट्टानों की आयु में समानता क्या है? यानी जो महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता क्या है? आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण, यानी रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है वो रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण जो है विधि से महासागरों के पार, यानी जब महासागर के पार एक जो है उन वहाँ के महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। किसके माध्यम से? रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण के द्वारा। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट, यानी 200 करोड़ वर्ष जो है प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। कौन सी? एक जो ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जैसे जुरेसक काल, जैसे बोलते हैं जुरेसक काल के हैं। यानी अगर देखें तो अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा आपको बोरिंग या माइंड लगाने की वाली बात होगी, आप लोग बने रहिए। चैनल पर अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की जो तटरेखा के साथ 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 पाए जाने वाले अब आरंभिक समुद्री निक्षेप जिसे हम बोलते हैं जुरेसक काल के हैं। यानी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ जो पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप है वो किस काल के? जुरेसक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थितियां वहाँ नहीं थी। अब बात करते हैं टिल लाइट। टिल लाइट क्या होता है?
टिलाइट जो होता है, टिलाइट वे अपसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। ये जो टिलाइट है वो क्या है कि वो अपसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिल्लाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। जो है विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं और इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये कहाँ के हैं? जो कि गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिल्लाइट है। टिल्लाइट का मतलब समझे कि टिल्लाइट वो होते हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो इसी क्रम में जैसे है इसके प्रतिरूप हिमाच्छादन की इंगित करते हैं। भारत के अतिरिक्त अफ्रीका है, फॉकलैंड है द्वीप, मेडागास्कर है, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया जो है इसी रूप में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी की तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब क्या है? ये हमारी जो है टिलाइट के रूप में है। अब बात करते हैं प्लेसर निक्षेप। प्लेसर डिपोजिट्स क्या है? घना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम, यानी घना तट पर सोने की बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं गोल्ड वियरिंग वेनिस जो है वो ब्राजील में पाई जाती है। कहाँ पर? सोना युक्त जो सिराएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो ब्राजील में पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। यानी ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों जो है महाद्वीप जो है वो एक दूसरे से जुड़े थे। जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों का वितरण क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा प्लेसर निक्षेप, जो कि मैंने बताया सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति होती है इसमें, और इसके जो ब्राजील में जो है वो सोना युक्त सराय पाई जाती है। हम लोग अगर कहीं दिक्कत है तो रिपीट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देखें, एक एक वर्ड को आपको पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। यदि अब बात करते हैं जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल में स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाती हैं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस परीक्षण से कि लेमूर भारत, यानी जो लेमूर भारत है, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। यानी जो इस प्रकार की पौधों और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं उनकी वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इस परीक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड जिसे लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। यानी तीनों खंडों के स्थल खंडों को जोड़ करके एक सतत स्थल खंड का नाम दिया, वो है लेमुरिया, उपस्थित स्वीकारा। उसके बाद आता है मैसोसारस। मैसोसारस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव, यानी मैसोसारस क्या है? एक छोटा सा जीव है जो कि रेंगने वाला है। जीव केवल उथले पानी, खारे पानी में ही रह सकते हैं। यानी जो इसमें मैसोसारस जो है वो एक छोटा रेंगने वाला जीव है जो कि उथले खारे पानी में रह सकता है।
इनकी अस्थियां जो है केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावर सेल समूह में ही दोनों आज आज ये दोनों जो स्थान है आज की एक दूसरे से 4,800 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। क्या विद्यमान है? एक महासागर विद्यमान है। समझ में आया कि जो तीनों स्थल खंडों को जोड़कर जो स्थल खंड बना सतत, वो एक लेमुरिया बोला गया। मैसोसारस क्या है? एक छोटा सा जीव है जो कोई रेंगने वाला है, जो कि खारे पानी में उथले में रहता है। इनकी अस्थियां जो है केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावर सेल समूह में ही मिलते हैं। दोनों स्थान एक दूसरे से जो है वो 4,800 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। चलिए अब बात करते हैं प्रवाह संबंधी बल, यानी फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। पहला कारण था पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, यानी पोलर फ्लेइंग फोर्स। दूसरा है ज्वारीय बल। किसने? जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर, उनके द्वारा उन्होंने दो विस्थापन बताए थे महाद्वीपीय के। तो एक आता है टाइडल फोर्स। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी की घूर्णन से संबंधित है। क्या है? ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो है वो घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दूसरा बल जो है वो वैगनर महोदय ने सुझाया कि वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिसमें महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए हैं। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक ने इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं संवहन धारा सिद्धांत। संवहन जो धारा सिद्धांत है उसको हम देखते हैं कि 1930 के दशक में एक आर्थर होम्स भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने मेंटल भाग में, यानी पृथ्वी का जो मेंटल भाग है उसमें संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की है। ये धाराएं जो है वो रेडियो एक्टिव तथ्यों से उत्पन्न ताप भिन्नता में मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। चलिए अब बात करते हैं महासागरीय अधिस्थल का मानचित्र। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, पर उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड महासागरीय अधिस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधिस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयाँ हैं, जो प्रायः महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। महासागरीय पर्वतीय की चट्टानों का काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है।
चलिए अब हम बात करते हैं महासागरीय अधस्थल की बनावट। ये जो हमें दिख रही है ये महासागरीय अधस्थल है, ओशन फ्लोर जिसे हम बोलते हैं। तो ओशन फ्लोर को अब हम देखेंगे कि इस भाग में महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियां लेसन नंबर 13 में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें देखें कि गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये विभाग है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरी समुद्री बेसन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाद्वीपीय सीमा। महाद्वीपीय सीमा क्या होती है? तो महाद्वीपीय सीमा क्या है? ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय जो खाइयां हैं आदि इसमें शामिल होती हैं। किसमें? महाद्वीपीय सीमा में। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र जो है विशेष महत्वपूर्ण होते हैं और रोचक भी होते हैं। देखते हैं सबसे पहले वितलीय मैदान। यानी वितलीय मैदान क्या होता है? एबियसाल प्लेन्स। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। बात करते हैं मध्य महासागरीय कटक। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए होते हैं जो पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह एक पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों की मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में अगर देखें तो मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। अब हम देखते हैं भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। भूकंप भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण को दिए गए मानचित्र 4-5 में हमने देखा था। आगे देखेंगे अभी, जिसमें अध्ययन करें कि आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। आगे यह हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है। दूसरी जो है म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप पाएंगे कि एक बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। ये जो हमारी ये ज्वालामुखी पर्वतमाला है, कौन सी है? ज्वालामुखी पर्वतमाला है। ये हवाई द्वीप है हमारा। आगे देखेंगे कि भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया कि जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। समानतः मध्य महासागरीय तटों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय
पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये जो है केंद्र अधिक गहराई पर है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं इसको रिपीट करूंगा, बाकी हम लोग स्पीड से चलेंगे। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों की सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, यानी प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण उसे किस नाम से जानते हैं? रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम जानते हैं। देखते हैं कि सागरी अधस्थल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत है जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन और महासागरीय जल तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। उन्होंने किया कि यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार समान क्रिया है। यह उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलते हैं, यानी लावा जो है इस उद्गार क्षेत्र में लावा बाहर निकालते हैं। दूसरी अगर बात करें तो महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप चट्टानों में के समान चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें जो है नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। वहीं अगर बात करें तो महासागरीय परपटी और चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं, यानी महासागरीय परपटी की चट्टानें जो है महाद्वीपीय परपटी चट्टानों की अपेक्षा नहीं है। महासागरीय महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अपसारी प्लेट सीमा, रूपांतर प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र, करोड़ प्लेट सीमा, स्तरित ज्वालामुखी, सील्ड भूबंदी ज्वालामुखी, महासागरीय स्थानांतरित कटक, स्थलमंडल, दुर्बलता मंडल, तप्त स्थल, सबडक्टिंग प्लेट, महाद्वीपीय पटल। चलिए अब हम बात करते हैं परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र फुसिल कम गहराई पर विद्यमान है। आगे देखते हैं हम, जैसे कि अगर हम देखें अफ्रीका, हमारा अफ्रीका महाद्वीप एक नंबर पर हमारा है। पिछले 5400 लाख वर्षों में महाद्वीपों की जो गति है वो इस रूप में है। 5400 लाख वर्ष अगर पूर्व देखें तो इस प्रकार की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 4200 लाख वर्ष पूर्व हमारे इस प्रकार की थी, जो कि एक दक्षिण अमेरिका का है। तीसरे नंबर देखें अंटार्कटिका में तो इस प्रकार की 3000 लाख वर्ष पूर्व। 1200 लाख वर्ष पूर्व इस प्रकार से था, और अगर हम वर्तमान में देखें तो इस प्रकार से है। अगर हम महाद्वीप देखें तो पुराने स्तर से, जो कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं साइबेरिया इमिलानी जो है 1992, यानी इस रूप में हमारे 5400 लाख वर्ष पूर्व गति के अनुसार थी, और वर्तमान में हमारा इस रूप में है। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन ने महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ है और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार से महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लेट विवर्तन के, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तन की सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात दोनों की महाद्वीपीय और महासागरों के वितरण के अध्ययन में
फिर से रुचि पैदा हुई है। यानी सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की जो महाद्वीप व महासागरों के वितरण में एक फिर से रुचि हुई है, जो कि सन 1967 में एक मैकेंजी जो है, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, यानी तीन लोग थे, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, यानी एक विवर्तनिक प्लेट जो है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, एक लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई जो है महासागरों में अगर देखें तो 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में देखें तो लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप में संबंध है। उदाहरण अगर देखें तो प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन जो प्लेट को हम महाद्वीपीय प्लेट के नाम से जानते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों या कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है, जिसे नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों में सीमांकित करते हैं। इस संसार की प्रमुख बड़ी और छोटी प्लेटों का जो है वो विवरण इस रूप में है। गहरी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल जो है वो 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। प्रमुख प्लेट जो है वो इस प्रकार है, जैसे अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इनकी चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय जो है प्लेट सम्मिलित है। इसमें मैप में देख सकते हैं हमारा, ये जो है वो अंटार्कटिक प्लेट है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी प्लेट हमारी है उत्तर अमेरिका प्लेट। तीसरी अगर हम देखते हैं तो वो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। अगर हम फोर्थ नंबर देखें तो वो है हमारी कैरोलिन प्लेट। कौन सी? कैरोलिन प्लेट है। तो अगर वहीं हम 5 नंबर देखें उसके बाद अगर हम देखें 5 नंबर के बाद 6 नंबर हमारा है अफ्रीकी प्लेट जिसे बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर तो वो यूरेशियाई प्लेट। और उसके बाद 8 7 ही है। उसके बाद ये छोटे छोटे जो हैं जैसे कि स्कोशिया प्लेट, नाजका प्लेट, पूर्वी महासागरीय उपहार, यानी इस प्रकार से जो है फिलीपीन प्लेट, ये सब हमारी मध्य कटक, यूरेशिया, ये हमारे महाद्वीपीय है, अर्मेनिया प्लेट, ये सब छोटी है। चलिए अब बात करते हैं हम अपसारी सीमा। किसकी बात कर रहे हैं? अपसारी सीमा क्या है? जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और एक नई परपटी का निर्माण होता है, इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वहाँ स्थान जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तो इन्हें प्रसारी स्थान कहते हैं। ध्यान रखें कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में
अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपसारी। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती हैं तो उन्हें अपसारी कहते हैं। और जब वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, यानी वह स्थान जहाँ से दूर हटती हैं, उन्हें प्रसारी स्थान के नाम से जानते हैं, यानी स्प्रेडिंग साइड के नाम से जानते हैं। और जहाँ से हटते हैं वहाँ उसे हम क्या जानते हैं? और एक नई प्रॉपर्टी का जो निर्माण, यानी हट करके एक नई प्रॉपर्टी के जो निर्माण होते हैं उन्हें अपसारी के नाम से जानते हैं। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। क्या है? मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अपसरण सीमा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है, इसे पृष्ठतल क्षेत्र भी कहते हैं। अपसरण तीन प्रकार से हो सकता है। पहला महासागरीय, दूसरा महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। अपसरण सीमा क्या होती है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, यानी जब प्लेट एक दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, जहाँ भूपर्पटी नष्ट हो जाती है, वह क्या कहलाता है? अपसरण सीमा कहलाती है। इस बात को याद रखें। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है, यानी जहाँ धंसती है, इसे पृष्ठतल क्षेत्र कहते हैं। क्या? पृष्ठतल क्षेत्र कहते हैं। और जब वो एक दूसरे से नीचे धंसती है और भूपर्पटी नष्ट हो जाती है, उसे हम अपसरण सीमा कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं रूपांतरण सीमा की। रूपांतरण सीमा क्या होती है? जहाँ ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से इसको देखें और एक एक वर्डों को समझते हुए चलेंगे तो हम लोग इसको समझ पाएंगे। इन्हें रूपांतर सीमा भी कहते हैं, जहाँ न तो एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। उन्हें हम एक रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश से हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। दो प्लेट की अलग करने वाले तल जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों की शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन पर भी प्लेट से अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है, इसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं प्लेट प्रवाह दर है। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम, यानी 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। प्लेट प्रवाह दरें क्या? समान उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां हैं जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। जैसा कि आर्कटिक कटक की सबसे दर कम है 2.5। इसके बाद की बात करें तो ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय भूभाग जो चिली से 3400 किलोमीटर है, पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है। इसकी प्रवाह दर जो है वो सर्वाधिक है, जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। चलिए अब बात करते हैं प्लेट को संचालित करने वाले बल। प्लेट को संचालित करने वाले जो बल हैं उनको हम लोग देखें। जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था,
उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्थल विस्तार और प्लेट परिवर्तन दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया था कि पृथ्वी पर धरातल व भूगर्भ दोनों स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है। आज एक अकाट तथ्य ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र जो है बारंबार दोहराया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो यूरेशियाई प्लेट है। वर्तमान में भारत जो है हमारा इस रूप में है, जो कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व इस रूप 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व इस रूप में था। विषुवत रेखा की अगर बात करें उसके बाद इस रूप में, यानी आरंभिक भारत हमारा जो है इस रूप में पहले था, जो कि 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व था। यानी अगर हम देखें तो भारत हमारा सबसे पहले की बात करें तो 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले तो हमारा भारत इस प्रकार से था, जो कि आरंभिक भारत के रूप में जाना है। इस प्रकार से वो था। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा सुधार हुआ 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, तो हमारे दूसरे नंबर पर जो है वो इस रूप में रहा। उसके बाद फिर विषुवत रेखा से ऊपर गया, पहले ये हमारा विषुवत रेखा से नीचे था। ठीक है, उसके बाद देखें तो 3.8 करोड़ वर्ष यानी तीसरे नंबर पर विषुवत रेखा से ऊपर चला गया, जो कि उत्तरी क्षेत्र में, तो वो इस नंबर पे था, यानी तीसरे नंबर पर हमारा इस रूप से था। और जो कि वर्तमान भारत है 1 करोड़ वर्ष पूर्व भी इस प्रकार से मेरा रहा। और वर्तमान सॉरी 1 करोड़ वर्ष पूर्व से हमारा भारत जो है इस रूप में चल रहा है और लगभग इसी रूप में वर्तमान में भी है, थोड़ा सा विस्तार हुआ है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक ने इस संबंध प्रभाव, यानी यही चक्र जब बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक ने इसे क्या बोला है, संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है। एक तो है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अपशिष्ट ताप। क्या है रेडियोधर्मी तथ्यों का क्षय और अपशिष्ट था। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हैस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया है। दृढ़ प्लेटों के अनुसार नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है, जो प्लेट को प्रभावित करता है। चलिए अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं। यानी भारतीय प्लेट में क्या है, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ महासागरों और महाद्वीपों का जो वितरण है पाया जाने वाला, यानी हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला त्रिविष्टन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो कि एक महाद्वीपीय अपसरण के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार की राकिनुमा यानी राकिनुमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तृत तल है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरेन तट के साथ साथ होती है और दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह
के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो कि विस्तारण तल है में है, जो मिलती है भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। यानी भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट जो है सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो कि एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होते हुए न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। इतना हमारा जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, भारत एक बृहद द्वीप था। कैसा था? एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले एक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप में अलग करता था। यानी एक टेथिस सागर था जो एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति, जैसा कि हमने मानचित्र में देखी थी, आरिक 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति में दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था और इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी और वह भी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा, यदि रहे कि उपमहाद्वीप तथा भूमध्य रेखा के निकट था। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। इस प्रकार से हमने इस लेसन को पूरा किया। अब हम देख लेते हैं इससे बनने वाले प्रश्नों। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम किसने की थी? वो की थी अब्राहम आर्टेलियस ने। चलिए अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लाइंग जो बल है वो ज्वारीय बल से संबंधित है। किससे? ज्वारीय बल से, ज्वारीय बल से नहीं है, ये हमारा जो है वो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट। इनमें से कौन सी लघु